मैं एंग्लो ईस्टर्न शिपिंग कंपनी के जहाज पर काम कर रहा था। टॉप इंस्टीट्यूट से अपनी पढ़ाई पूरी की, कोर्स पूरा करके सीधे जहाज पर गया। एक दिन मेरे आंख में दिक्कत हुई। मैंने अपने कैप्टन से अपनी पीड़ा बताई। उन्होंने उसे नज़रअंदाज कर दिया। फिर उसका असर धीरे धीरे मेरे दूसरे आंख पर भी शुरू हो गया। मुझे कोई मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। शिपिंग कंपनी एंग्लो ईस्टर्न ने एक नहीं कई परिवारों को जख्म दिए हैं, जख्म ऐसा कि जिसका दर्द मरते दम तक रहेगा। आज हम आपको ऐसे ही सीफेरर से रूबरू करवाएंगे जिसके आंख में जब दिक्कत हुई उसने उपचार करवाने की गुहार लगाई तो उसे क्या दंड मिला आप खुद सुन लीजिए। नमस्कार, मैं हूं रोहित रमापुरी और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 24। जहाजी दुनिया में क्या हो रहा है, शिपिंग की इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, ऐसी खबरों से मैं आपको रूबरू कराता रहा हूं। लेकिन वहां की जो नकारात्मक खबरें आ रही हैं वो किसी भी एंगल से ठीक नहीं है। इस तरह से नहीं होना चाहिए जिस तरह से वहाँ पे प्रताड़ना की बात आ रही है, मौत की बात आ रही है। इस तरह से जो खबरें हैं वो जो नए लड़के हैं उनको हतोत्साहित करने वाली हैं। एक और नौजवान साथी हमारे साथ मौजूद हैं जो इन्होंने जहाज़ पे काम किया। ये इनसे जानते हैं कि इन्होंने जहाज़ की नौकरी क्यों छोड़ दी। जी, आपका नाम क्या है? विनेश महला, हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूँ और मैं एंग्लो ईस्टर्न कंपनी में काम करता था 2016 में। मैंने वो कंपनी छोड़ दी। क्यों छोड़ा आपने कंपनी? क्योंकि मुझे सर वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करवाई गई थी और दूसरा वहाँ पे सर एज एन लेबर मुझे काम करवाया जा रहा था, बॉन्डेड लेबर, जिसे हम आप किस उससे भर्ती हुए थे? सर मैं डेक कैडेट के इसमें गया था। मैंने टीएस चाणक्य से सर मैं पास आउट हूँ। मुझे वहाँ पे एज एन बंधुआ मजदूर की तरह काम करवाया जाता था। कुछ मुझे बताएं, जिक्र करिए क्या किया गया था आपके साथ? वहाँ पे सर 15 से 16 घंटे लगातार काम करवाया जाता था। जब बीमार हो जाते थे तब उसके बाद उसके लिए कुछ ऐसी फैसिलिटी भी नहीं थी कि आपको दवाई पट्टी मरहम कुछ ऐसा कुछ भी नहीं करवाया गया था हमें। क्या दिक्कत हुई थी आपको? सर मेरी लेफ़्ट आई में प्रॉब्लम हो गई थी और मैंने सर 16 दिन आँख में आपके? जी, मेरी लेफ़्ट आई में मेरी बाई आँख में प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से सर मेरे को दिखने में भी दिक्कत हो गई थी और आँख काफ़ी स्वेल हो गई थी। सूजी हुई आँख के साथ सर मैंने 16 दिन तक सेल किया। लेकिन नहीं तो आपने बताया नहीं कि हमारी आँख सूजी है, हमको दवा दिलाइए? नहीं सर, हमने बिल्कुल बताया था और उनको सबको दिख भी रहा था। इवन जहाज़ कहाँ पे था उस समय? सर जहाज उस समय सर सिंगापुर स्टेट में था सर, सिंगापुर के आसपास था सर। उसके बाद सर उन्होंने मुझे ये वाली चीज़ें बताई। उन्होंने बाहर भी बातचीत की, CIRM रोमा इटली में भी उन्होंने मेडिकल एडवाइस ली और मेरी आंखों की फ़ोटो उन्हें भेजी गई थी। जबकि उन्होंने यही वाली बात कही थी, CIRM रोमा इटली ने भी उनको यही वाली बात कही कि आपका जो भी बच्चा बीमार है इसको दिखाया जाए क्योंकि आँख की प्रॉब्लम है और इसको नज़रअंदाज ना किया जाए। लेकिन कंपनी ने सर इसमें कोई भी बिल्कुल भी संजीदगी नहीं दिखाई और पूरी कोताही बरती गई। उसके बाद सर मुझे चाइना में भी 3-4 दिन डिस्चार्ज करवाया गया, 3-4 दिन शिप वहाँ रुका रहा। लेकिन चाइना में भी सर उन्होंने पूरी कोताही बरती और मुझे किसी भी डॉक्टर के पास नहीं दिखाया गया। तो हार कर सर मुझे उच्च अधिकारियों के पास जो ITF है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फेडरेशन, उनको मेल करना पड़ा, जिनकी सहायता से मैं उतरा। इन्होंने तो सर मुझे उतारने से भी मना कर दिया था कि मुझे यहाँ पे तुम अगर मेरा इलाज नहीं करवा सकते हो तो मुझे इंडिया वापस भेज दो, मैं अपने पैसे से अपना इलाज करवा लूँगा। जी सर। उसके बाद सर मैंने वापस आने के बाद इलाज करवाने के बाद जब इनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उसके बाद इन्होंने मुझे कहा कि आपने ITF में हेल्प की है, हमारी कंप्लेंट की है, तो हम अब आपको नौकरी नहीं देंगे। मतलब कंप्लेन करने पे इन्होंने ये बोला, एक तरह से धमकी दिया कि आपको नौकरी नहीं देंगे? जी, इन्होंने ये बोला कि सिर्फ आपको हमारी ही नहीं, आप किसी भी फील्ड में, किसी भी इस फील्ड की इंडिया में किसी भी शिपिंग कंपनी में नौकरी नहीं कर पाओगे। और सर उसका नतीजा यही है कि मैं उसके बाद मैंने जितनी भी कंपनियों में ट्राई किया मुझे कोई नौकरी नहीं मिली, किसी भी शिपिंग कंपनी ने मुझे नौकरी नहीं दी। सर इनके लिए जब मैं आपने कुछ जांच वाँच की बात करी आगे? सर मैंने इनको यही वाली बात बोली थी, शिपिंग कंपनी को सबसे पहले मैंने यही वाली बात कही थी कि अगर मेरी आँख में प्रॉब्लम, अगर मैंने कोई डिसीजन अपनी सेहत के हक़ में लिया, अपने हक़ में लिया, तो उसमें मैंने क्या गलत किया? जब वही फैसला अगर कैप्टन शिपिंग स्टाफ ले सकता था, जब उन्होंने नहीं लिया तब वो फैसला मुझे अपने हक़ में लेना पड़ा, तो इसमें मैंने क्या गलत किया? तो उसके बाद उनका यही कहना था कि नहीं, कैप्टन को 30 साल प्लस का एक्सपीरियंस होता है, उसे सब पता होता है। मैंने उनको सिर्फ एक ये तर्क दिया था कि कैप्टन होता तो इंसान ही है, गलती तो वो भी कर सकता है और वो कोई सर्टिफाइड डॉक्टर तो नहीं था। तो उसके बाद उन्होंने उनको नॉर्मल एक मेडिकल ट्रेनिंग कराई जाती है, नॉर्मल मेडिकल ट्रेनिंग रहती है उनकी सर। लेकिन उन्होंने सर इस बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उन्होंने मेरे जितने भी मैंने आरोप लगाए थे कैप्टन और चीफ ऑफिसर पर, सबको सिरे से खारिज कर दिया। कौन उस समय कैप्टन कौन थे उस समय, चीफ ऑफिसर? कैप्टन रिचर्ड बोर्थविक थे, उड़ीसा के रहने वाले थे, क्रिश्चियन थे। और अपना चीफ ऑफिसर थे विद्याधर पारुलेकर, वो मुंबई के रहने वाले थे।
जब मैंने उन दोनों के खिलाफ कंप्लेंट डाली, कहाँ कंप्लेन किया आपने? मैंने स्टार्टिंग में तो शिपिंग कंपनी में ही कंप्लेंट की थी कि आप देखिए कि इन्होंने मेरे साथ गलत किया, लेकिन उन्होंने बेतर्क पाया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब कुछ झूठ है और हमारे कैप्टन और चीफ ऑफिसर की कोई गलती नहीं, और उन्होंने केस को क्लोज कर दिया वहीं पे। ठीक है। उसके बाद सर मैंने मिनिस्ट्री में डाली थी कंप्लेंट, शिपिंग मिनिस्ट्री में? शिपिंग मिनिस्ट्री में डाली थी पीजी पोर्टल के थ्रू, ये जो अपना पीएमओ पे, राइट टू पीएमओ पे, वहाँ पे मैंने डाली थी। उसके बाद ये केस चला था सर। उसके बाद केस स्टार्ट हुआ था सर 2016 के अंदर नवंबर में। केस के दौरान सर कंपनी ने काफ़ी सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाए। उन्होंने कई लोगों के जो भी क्रू मेंबर्स थे जो उस समय शिप पे मेरे साथ सेल कर रहे थे, उन्होंने उनके बयान मौजूद करवाए कि ये लड़का झूठ बोल रहा है। उन्हीं में से एक क्रू ने आके वहाँ पे बयान दिया सामने शिपिंग मास्टर के कि ना तो ये स्टेटमेंट मेरी है और ना इस पे साइन मेरे हैं। ये जब सरासर सर धोखाबाजी थी, जालसाजी थी, 420 थी। लेकिन उस समय जो शिपिंग मास्टर थे मुकुल दत्ता जी, उन्होंने इसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं लिया। उनके सामने बोल रहा है इंसान आके कि ये जो कंपनी ने मेरी तरफ से जो भी स्टेटमेंट दर्ज करवाई है आपके पास, ये ना तो मेरी है, ना ये मैंने लिखी है, ना इस पे मेरे साइन है, ना इसके बारे में मुझे कुछ भी पता है। तो ये अच्छा, जब डीजी शिपिंग के यहाँ हेयरिंग हुई इस मामले की, तो मुकुल दत्ता के सामने ये बात उस कैडेट ने कही? उस कैडेट ने सर, उस क्रू ने कही, बेसिकली क्रू ने ये वाली बात कही है। और इस बात का मेरे पास लिखित में प्रूफ भी है कि उस दिन हीयरिंग में क्या क्या हुआ था। लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया कंपनी के अगेंस्ट में, क्योंकि कंपनी की सर पावर थी, पावर। और उस लेकिन मैं ये समझता हूँ सर कि कंपनी की पावर एक अलग जगह पे है, वो पावर वो जांच में क्या आया निकल करके? सर अभी जो फिलहाल जो जांच में आया, 3 बार मुकुल दत्ता साहब ने जांच में कुछ नहीं पाया। असल में सर पाएंगे कैसे? वो खुद ही तो नज़रअंदाज करते रहे चीज़ों को शुरुआत से। जैसे मैंने अभी आपको वाकया बताया, इसी तरह वो हर सबूत को नज़रअंदाज करते रहे और कंपनी को हर बार बचाते रहे। लेकिन फिर सर वात्सल्य सक्सेना जी की अध्यक्षता में तीन लोगों की कमेटी बैठी थी जिन्होंने इसको। वात्सल्य सक्सेना जी कौन है? सर ये डीडीजी हैं, IRS बैच के हैं, ये डेप्यूटेशन पे थे उस समय वहाँ पर, और वो मेरी कंप्लेंट संभाल रहे थे। उनको नियुक्त किया गया था मेरी हाई अपीलेट के ऊपर। वात्सल्य सक्सेना जी ने जब ये केस को हाथ में लिया, हैंड ओवर लिया इस पर, तो उन्होंने 3 लोगों के साथ मिलकर कमेटी बनाई और इसके अंदर फाइंडिंग्स फाइंड आउट की हैं। वो फाइंडिंग्स में उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि कंपनी गलत थी, कंपनी की ही गलती थी। और उन्होंने अपनी तरफ से 2 रिकमेंडेशन दी थी। पहली रिकमेंडेशन थी कि एक एग्जाम्पलरी पैनल एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट कंपनी चीफ ऑफिसर एंड मास्टर, कि एक ऐसा एक्शन लिया जाना चाहिए ताकि लोगों का भरोसा बना रहे शिपिंग में जाने के लिए। और दूसरा ये था कि सर कि बच्चा इतने टाइम से बाहर रहा है शिपिंग लाइन से, इसका करियर के ऊपर फ़र्क पड़ा है, तो उसका उचित मोल तोल किया जाए। लेकिन सर बदकिस्मती से उन्होंने तो लिख दिया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का काम डीजी शिपिंग का था, जो कि फिर डीजी एंग्लो ईस्टर्न की पावर के नीचे दब गई। वो इम्प्लीमेंटेशन आज तक नहीं हुआ है। लगभग इस घटना को कितने साल हो गए जो उन्होंने लिखा? ऑर्डर आए को सर, ये ऑर्डर आया था सर 19 में, 4 साल हो गए। आज तक कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ उस पर? कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ सर। एक मेन बात मैं बताना चाहता हूँ कि अभी जो रिवोक हुआ है एंग्लो ईस्टर्न का जो लाइसेंस कैंसिल हुआ था, जो एंग्लो ईस्टर्न ने एमएमडी मुंबई को अप्रोच किया कि भाई हमारा ये गलत लाइसेंस हुआ है, और मुंबई एमएमडी ने उस पर स्टे लगा दिया है। सर सेम अपने ऑर्डर के साथ मैंने मुंबई एमएमडी को अप्रोच किया था। मेरे पास लिखित में पड़ी हुई हैं 10 से 15 ईमेल जो मैंने उनको की थी। तो क्या सर एमएमडी मुंबई सिर्फ इंटरवेन के टाइम पे सिर्फ कंपनी के लिए आता है? जब सी फेयर ने ट्राई किया उनके पास आने के लिए, जब सी फेयर ने ट्राई किया कि भाई मुझे दिक्कत है और ये एक्शन डीजी शिपिंग से ही पास हुआ है, तो आप इसको क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करवाते? तब पीओ एमएमडी मुंबई चुप था बिल्कुल। आज एमएमडी मुंबई उठ के खड़ा हो गया कि 12,000 सी फेयरर्स की बात है, यही लिखा 20,000 की बात आ रही है कि 20,000 सी फेयरर हैं? सर वो 20,000 एक एक करके ही बनते हैं। उस समय एक सी फेयर की बात सुनी गई थी? आपको क्या पता सर कि अगर वो सी फेयर की इतनी बात सुनने वाले, अगर 20,000 सी फेयर की बात सुनने वाले हैं, तो तब उस समय एक सी फेयर की बात क्यों नहीं सुनी गई? मैं भी सी फेयर था उस समय। आपने कोई संगठन का सहारा लिया था, किसी नोसी या एमयूआई? सर मैंने एमयूआई का सहारा लिया था। मेरे को चंडीगढ़ ऑफिस में बुलाया भी गया था। अमर ठाकुर जी थे उस समय अध्यक्ष। उन्होंने मुझे बोला था कि कुछ नहीं होगा इस कंपनी का, ठीक है, अपने घर बैठ जाओ, अगर हमारे पास नौकरी करनी है 10-15 हज़ार की नौकरी हम आपको अपने चंडीगढ़ ऑफिस में दे देंगे। ये उनका बात करने का तरीका था। उनका रवैया बहुत ही ख़राब था। उनको ये लग रहा था, वो सर मुझे ऐसा लगता है कि एमयूआई या एनएसयूआई या आप कुछ भी समझ लो इनको, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये एंग्लो ईस्टर्न कोई भगवान बना के बैठे हैं। इनके लिए रूल लो कुछ नहीं है, इनको बस पैसा मिलता है वहीं से।
क्लियरली मिलता है सर ये, क्योंकि मेरे को अंदर से बात ये पता लगी, क्योंकि मैं 4-5 साल मैंने ये केस में फ़ाइट किया, मेरे को अंदर से बात पता लगी है कि ये जो एंग्लो ईस्टर्न का पैसा है ना, ये नीचे से लेके ऊपर तक पहुंचता है, और जहाँ नहीं पहुंचता वहाँ पे क्या होता है सर कि फिर लोगों को बदनाम किया जाता है। जैसे अभी DSU को किया जा रहा है, उन्होंने पैसा लेने से मना कर दिया तो अब उनको मेंटली हरास किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। जब यही DSCO मुकुल दत्ता साहब थे, जब जिन्होंने सारी गलतियां नज़रअंदाज की, तब कोई संगठन नहीं आया कि क्यों गलतियां नज़रअंदाज की जा रही हैं। ये मुकुल दत्ता साहब के टाइमिंग में भी कोताही बरती गई थी, बहुत कोताही बरती गई थी, क्योंकि सर मेरा केस चला 5 साल में मेरे को ये कंक्लूजन मिला। अब कोई पूछने वाला हो DG शिपिंग से, अगर कोई ये वाली बात का जवाब ले DG शिपिंग से कि 4-5 साल तक मैं सेम एविडेंस प्रोवाइड करवाता रहा, उसके बाद मैंने कोई एविडेंस बनाया ही नहीं है घर बैठ के। जब वात्सल्य सक्सेना साहब जो DDG हैं, जो IRS बैच के हैं, जब उनको वो चीज़ें दिख गई, तो शिपिंग मिनिस्ट्री का बैकग्राउंड होते हुए मुकुल दत्ता साहब को क्यों नहीं वो चीज़ें दिखी? क्यों नहीं उनसे सवाल पूछा गया? क्यों नहीं उनसे पूछा गया कि आपने 4 साल क्यों ख़राब कराई? सर इसमें जितनी गलती शिपिंग कंपनी की है, उससे कहीं ज़्यादा सर गलती मैं मानता हूँ DG शिपिंग की है, क्योंकि सर DG शिपिंग इन कंपनियों को शेयर देता है, और आज एक बार फिर से वही चीज़ DG शिपिंग अगेन कर रहा है। एक अच्छा फैसला जिसका अप्लोज करना चाहिए था उस ऑफिसर का, आज उसको मेंटली हरास किया जा रहा है। तो इस समय आप मतलब किसी भी कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं इस समय किसी भी आपने प्रयास किया काम करने के लिए? सर मैंने प्रयास किया, लेकिन ये मुझे पता था सर, क्योंकि एंग्लो ने मेरे को क्लियरली बोल दिया था कि आप इस मार्केट में कहीं पे भी नहीं, क्योंकि सर इनकी मोनोपोली चलती है। आप खुद देखिए कि अभी जो ये इनका रिवोक हुआ है, इनकी मोनोपोली चलती है। ये सर माउथ टू माउथ कर देते हैं कि नहीं उसको नहीं लेना, उसको नहीं लेना। इनका एक है सर, एक एजेंडा है इनका कि भाई जो हमारे साथ ऐसा कर सकता है, वो तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ कर देगा। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं से शिपिंग इंडस्ट्री में प्रताड़ना मिली है। उन्होंने काफ़ी प्रयास किए कि हमारी बात को सुना जाए, लेकिन जो अथॉरिटी है, जिनको कुछ एक्शन लेना चाहिए, वही को एक तरह से कुंडली मार के बैठे हैं। ऐसे बहुत लोगों से आपको हम मुलाकात कराएंगे। आप बने रहिए लाइव न्यूज़ 24 के साथ।